हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हम जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस के बारे में। इसमें आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स की भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस के बीच में डिफरेंस के बारे में। बेसिक टू हाई लेवल सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गैमेटो मतलब गैमीट एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन होते हैं, मेल एंड फीमेल। अगर मेल में फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट का, मतलब मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अगर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ooजेनेसिस कहेंगे। और देखो बच्चों, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होती है, हमारी बॉडीज में 46 क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 23वां जो पेयर्स होता है, वो पेयर क्या होता है, सेक्स सेल होता है। बाकी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, सोमैटिक सेल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में आने वाले 3 इंपॉर्टेंट फेज जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में आते हैं। वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इस बात को ध्यान से समझिए। आगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस में इन फेजों की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पर यहाँ कुछ हल्का हल्का सा। देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, एक सेल होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, एक सेल होती है। इस सेल में क्या होता है, ये सेल जो होती है मल्टीप्लाई होती जाती है। एक सेल से दूसरी सेल बनती है, दूसरी सेल से तीसरी सेल बनती है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इस फेज में। ठीक है, बहुत सारी सेल बन जाती है। अब इस सेल में क्या होता है, देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस में इन सेलों का कुछ नाम होता है, बट मैं यहाँ कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल से सेल की बात कर रही हूँ। अब इसमें से एक सेल में क्या होता है, एक सेल में ग्रोथ होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं और इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, इस सेल इसको ग्रोथ फेज के अंदर पढ़ा जाता है। जब इस सेल में ग्रोथ होती है तो इसको ग्रोथ फेज के अंदर पढ़ा जाता है। फिर हमारी ये ग्रोथ हुई जो सेल है, जिसमें ग्रोथ हुई है, ये मैच्योरेशन फेज में आती है। अब ये मैच्योरेशन फेज क्या होता है, इसमें आके ये सेल फिर से डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होने लग जाते हैं, जहाँ ये डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में बदल जाती है। अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो यहाँ स्पर्मेट्रिज बन जाते हैं, लेकिन अगर ये ooजेनेसिस होती है तो यहाँ ओवम बन जाता है। ठीक है, यहाँ अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस, इस बात को ध्यान में रखो दोस्तों, अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस है तो क्या बनेगा, स्पर्मेट्रिड्स बनेंगे। अगर ये ooजेनेसिस है तो इसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। जो मेल गैमीट है उसको स्पर्म कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है पाई जाती है स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, इस जो टेस्टिस होता है, मेल गोनाड्स टेस्टिस, इस टेस्टिस में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लेयर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की एक लेयर पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेयर होती है, इसमें काफी ज्यादा जर्मीनियल एपिथेलियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जर्मीनियल एपिथेलियम। ये क्या होते हैं, ये गैमीट्स बनाने वाले सेल होते हैं, और इनसे क्या बनती है, प्राइमरी जर्म सेल बनती है। ध्यान में रखो, यहाँ पर देखो, जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से हमारा बनता है पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस के अंदर। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या जो होती है, ये बनाती है जर्मीनियल एपिथेलियम। ये जर्मीनियल एपिथेलियम जो होती है, ये गैमीट्स बनाने वाले सेल होते हैं। इनसे क्या बनता है, प्राइमरी जर्म सेल बनती है। अभी सारी चीजें समझ में आएंगी। इससे बनती है प्राइमरी जर्म सेल, और इस प्राइमरी जर्म सेल से क्या बनता है आपका, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम की यहाँ बात करी जा रही है ना,
ये इससे बना हुआ है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये इससे बना हुआ है, टेस्टिस से सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स बने, इससे जर्मीनियम एपिथेलियम बना, फिर इससे प्राइमरी जर्म सेल बनी, और इससे क्या बना आपका स्पर्मेटोगोनिया। अब जितनी भी प्रोसेस होगी सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगी, ठीक है। पर इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया बहुत ज़्यादा नंबर में निकलती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है लिंक्ड होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब 3 फेज आते हैं, जैसा हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर 3 फेज आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होती है, जो प्राइमरी जर्म सेल है, अब समझ में आ गया ना प्राइमरी जर्म सेल क्या है, जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मीनियम एपिथेलियम थी उसमें प्राइमरी जर्म सेल बनती थी। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो डिवीजन होता है इसको कॉपी डिवीजन भी कहते हैं, मतलब जो ये क्या करता है, सेल की कॉपी बना देता है, कोई भी अंतर उसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोगोनिया को, और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस करता है। अब आगे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में, एक स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, ग्रोथ होने लग जाती है। अच्छा, कैसी ग्रोथ, इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया का जो साइज होता है वो बड़ा होने लग जाता है, और इसको क्या मिलने लग जाता है, नॉरिशमेंट मिलने लग जाता है। अच्छा, नॉरिशमेंट किससे मिलता है, जो टेस्टिस होता है इसमें जो खाली स्पेस होता है बीच में, उसमें बहुत सारी सर्टोली सेल पाई जाती है। ये सर्टोली सेल जो स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया जब खा पी लेता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है, तब इसका नाम बदल जाता है। जब ये मोटा हो जाता है खा पी के, बड़ा हो जाता है साइज में, तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये क्या करता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के लिए तैयार देता है, ठीक है। अब देखो मैच्योरेशन फेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, जो स्पर्मेटोगोनिया था, जो खा पी के मोटा हो चुका था, जिसमें ग्रोथ हो चुकी थी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया, उसमें डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे डिवाइड होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, इसको फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कहा जाता है। ये प्रोवाइड करता है 2 हैप्लॉइड सेल को, ठीक है। डिवाइड होता है किसमें, 2 हैप्लॉइड सेल, मतलब 2n वाले सेल में, मतलब n वाले सेल में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, और ये फॉर्म करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है, डिवाइड होकर क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। कौन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को, क्या होने के बाद, रिडक्शन डिवीजन होने के बाद। समझ में आया। और ये जो प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनके पास केवल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये अगेन सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन करता है, जिसको सिंपल माइटोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। क्या होता है इसमें, 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब इस इमेज से आप बहुत अच्छे समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये था हमारा टेस्टिस का डायग्राम। यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इसके अंदर पाया जा रहा है जर्मीनियम एपिथेलियम। ये जर्मीनियम एपिथेलियम क्या बना रहा है, प्राइमरी जर्म सेल बना रहा है। यहाँ पर जो है प्राइमरी जर्म सेल है, ठीक है। इससे क्या बनना है, स्पर्मेटोगोनिया बनना है। ये एक स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर एक ग्रोथ फेज, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ जाता है, स्पर्मेटोगोनिया फिर ग्रोथ फेज में जाता है, जहाँ वो क्या करता है, क्या करता है, यहाँ पर नॉरिशमेंट हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब साइज में बड़ा होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया का नाम क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, फिर से डिवाइड होता है, ठीक है। अभी ये 2n है, ये अभी 2n है, अभी ये 2n है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड हो जाता है, और क्या बनाता है,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब ये 2 हैप्लॉइड सेल को प्रोवाइड करता है, मतलब कितने हैप्लॉइड सेल बनाता है? 2, ये भी N और ये भी N, ठीक है, ये भी N। अब क्या करेगा, ये जो 2 N है इसमें से एक को बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक काम करेगा। अब क्या करेगा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा। क्या होगा? सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन, जिससे ये क्या बनाएगा? 4 स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 स्पर्मेटोसाइट। ये 4 स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? 4 स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? फिर स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? फिर स्पर्म बनाते हैं। अब आपको प्रोसेस समझ में आई? लेकिन जो स्पर्मेटोसाइट है वो सीधे सीधे स्पर्म नहीं बनाते। जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो सीधे स्पर्म नहीं बनाते। आपने पढ़ा होगा जो स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं स्पर्म? मोटाइल होते हैं। लेकिन जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। जो स्पर्मेटिड होते हैं वो मोटाइल नहीं होते। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये भी आपको वही चीज समझा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। देखो जो स्पर्मेटिड्स बने ना, आपको समझ में आया जो स्पर्मेटिड कैसे बने? एक स्पर्मेटोगोनिया था। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से आया? जो टेस्टिस था इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की एक लेयर पाई जा रही थी जो क्या करी थी? स्पर्मेटोगोनिया बना रही थी। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड था। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया था ग्रोथ फेज में आ गया, और ग्रोथ फेज में आने के बाद इसमें नॉरिशमेंट हुआ और इसका साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने के बाद इसको क्या कहा गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा गया। स्पर्मेटोसाइट के कहने के बाद इसमें सेकेंड क्या हुआ? मैच्योरेशन डिवीजन हुआ। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होने के बाद ये क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे वो टू एन नहीं थे, वो एन थे, ठीक है। वो क्या थे? एन थे। अब उसमें क्या हुआ? सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हुआ। इसके बाद क्या बने? 4 स्पर्मेटिड बने। अब आगे देखो, स्पर्मेटिड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, राउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? मोटाइल और एक्टिव स्पर्म में। अभी जो 4 स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बने इनको हम स्पर्म नहीं बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जिसमें नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मोटाइल एंड एक्टिव स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है ना, इसी को मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कंफ्यूज किया जाता है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो स्पर्मेटोजेनेसिस था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस एक ही चीज है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें जो नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होते हैं मोटाइल एंड एक्टिव स्पर्म में। जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं, और मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। और इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये कंटेन करे रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इनको कंटेन करे रखते हैं। और मेटामॉर्फोसिस में इन सभी चीज़ों में एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो गोल्गी बॉडीज है, सेंट्रियोल्स, इन सभी चीज़ों में चेंज है, ठीक है, ये चेंज आ जाता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। These undergo change in form of relative position, इनकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। क्या है? देखो क्या क्या चेंज आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है? चेंज इन न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस में चेंज आता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर भरा रहता है, और ये वाटर को क्या कर देता है? लूज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस है, ये बहुत बड़ा होता है अभी, इसमें वाटर भरा रहता है, ये वाटर को लूज कर देता है और साइज में कैसा हो जाता है? साइज में छोटा हो जाता है। अभी क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, वो भी अब डेंस होने लग जाता है, ठीक है, पैक्ड होने लग जाता है। पहले खुला हुआ पाया जाता है लेकिन अब पैक्ड होने लग जाता है। अब ये क्या होता है, इसका वेट क्या होता है? रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक है, और मोटेलिटी आने लग जाती है। पहले नॉन मोटाइल था, अब थोड़ी थोड़ी मोटेलिटी आने लग जाती है।
एक और चीज इसमें होता है, जो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में जितना भी नॉन हेरिडिटी मटेरियल होता है ना, वो सब रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी नॉन हेरिडिटी मटेरियल होता है वो सब रिमूव हो जाता है, जिसको नॉन क्रोमिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, नॉन क्रोमिक मटेरियल। अब होता क्या है, जितना भी हेरिडिटी मटेरियल है सब इसी में रहता है, जैसे डीएनए, डीएनए इसी में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है। एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो स्पर्मेटिड्स है, जो स्पर्म है, इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो ओवम होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल में दोनों होता है। इसमें हेरिडिटी मटेरियल सिर्फ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ही होता है। जब जो स्पर्मेटिड होता है, स्पेरिकल सेल होता है, वो चेंज होने लग जाते हैं और ये इलोंगेटेड होने लग जाता है। ठीक है, इसी जब न्यूक्लियस चेंज आता है तभी ये भी होता है। जो स्पेरिकल शेप है स्पर्मेटिड को चेंज होने लग जाता है, इलॉन्गेटेड होने लग जाता है और फ्लैटेंड होने लग जाता है। ठीक है, और क्या होने लग जाता है, फ्लैटेंड होने लग जाता है। अब देखो अगला है चेंज इन सेंट्रियोल्स। जब सेंट्रियोल्स में चेंज आने लग जाता है, जो स्पर्मेटिड्स होता है ना, ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये 2 सेंट्रियोल्स को कैरी कर रखता है, 1 सेंट्रियोल्स एंड ये 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स है वो कितने सेंट्रियोल्स को कैरी करे रखता है, 2 सेंट्रियोल्स को कैरी करे रखता है। ठीक है, कितने, 2 सेंट्रियोल्स को। अभी इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अभी क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है, जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये मूव करने लग जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। Behind the nucleus, these centrioles are moved. ये न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, और जो दोनों दोनों जो सेंट्रियोल्स थे, ये कहाँ पहुंच जाते हैं, अब ये अब पूरे के पूरे न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं। दोनों अब न्यूक्लियस में आ जाते हैं। ठीक है, और इनको नाम बदल जाता है, अब इनको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखो, नोट करो इस चीज को, कि अब इनको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। बस जो चेंज इन सेंट्रियोल्स होता है, इसमें इतना ही डिवीजन होता है। अब चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें डिस्टल पार्ट को कैरी कर रखता है, जो डिस्टल सेंट्रियोल्स था उसको कैरी कर रखता है, और रिंग सेंट्रियोल्स जो प्रॉक्सिमल के सेंट्रियोल्स था उन दोनों को कैरी कर रखता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सीट होती है ना, इसको नेक पिकन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेक पेन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो नेक बैंड होता है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। अभी स्पर्म थोड़ा बनने लग गया है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये इस जो स्ट्रेंथ होती है ना, इस चीज की, जो स्पर्म मूव कर रहा होता है, स्विम करता है ओवम तक पहुंचने के लिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसमें ही पार्टिसिपेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम तो आप सभी लोग जानते हैं, जो स्पर्म होता है उसके न्यूक्लियस के जो लेयर होती है ऊपर, जो कैप लाइक लेयर होती है, उसको एक्रोसोम कहते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। अभी जो एक्रोसोम होता है वो कैसे बनता है, जो गोल्जी बॉडीज होती है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एक्रोसोम को बनाती हैं। जो क्या करता है, ये देखो, ये है आपका स्पर्म, ये इसका मिडिल पीस, ये इसका फ्लैटेंड बॉडी। अभी क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, एक्रोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। अभी क्या होता है, ये किससे बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। ठीक है, और क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या करता है, इसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा जो साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म के स्पर्मेटिड्स के अंदर, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है।
और क्या करता है, एक कंडेंस लेयर बना देता है पेरीफेरी ऑफ स्पर्म, जिसको पेरीफेरी ऑफ स्पर्म कहा जाता है। और इसको क्या कह देते हैं, अगला नाम भी है इसका मैचिटी। ठीक है, इसका अगला नाम क्या है, मैचिटी इसका अगला नाम है। इसको और नामों से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया ना, इसका स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये सब राउंड स्ट्रक्चर और नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइलिटी कैसे करेगा सो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्रोसोम का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटिड्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये जो है जो फ्लैजिला है ये जो है डेवलपमेंट करने लग गया है। ये देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये फ्लैजिला है ये डेवलपमेंट करने लग जा रहा है और बड़ा बड़ा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसको मूव करना है। क्योंकि ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है। अब जो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। अब ये स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, oogenesis को पढ़ने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis थोड़ी लंबी प्रोसेस है और इसको समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ऊ से हमें समझ में आ रहा है ओवन, एंड जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल मैच्योर गैमेट क्या है आपका, ओवम, जिसे एग भी कहते हैं। ठीक है, इट अकर इन प्राइमरी जर्म सेल, जिसको प्राइमोडियल जर्म सेल भी कहते हैं, इन जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर भी जर्मिनल एपिथेलियम आता है। देखो गाइस, जैसे वहाँ टेस्टिस था स्पर्मेटोजेनेसिस में, यहाँ ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है प्राइमरी जर्म सेल प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल होती है। जो oogenesis है वो भी कंसिस्ट करती है 3 फेजेस को। देखो, पहली फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें प्राइमोडियल जर्म सेल जो होती है वो क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और ये oogoनियम को प्रोड्यूस करती है। जो oogoनियम होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, oogoनियम कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। जो oogenesis होती है इसकी ग्रोथ फेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ओवम होता है इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इसकी ग्रोथ फेज बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा ईयर तक ऐसे बने रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे। इसमें जो oogoनियम है वो ग्रो करती है और बनाती है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये oogoनियम होती है, और सॉरी जो oogoनियम होती है ना, अच्छा oogoनियम किससे बनी, जो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी किसमें, ओवरी में, इससे क्या बनी, oogoनियम बनी। ये oogoनियम क्या करती है, oocyte बनाती है, ग्रो करती है और प्राइमरी oocyte बनाती है। ग्रोथ सेल है ना यहाँ पर, ये ग्रोथ करती है और प्राइमरी oocyte बनाती है। इसको oocyte भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था, जो प्राइमरी जर्म सेल है वो क्या बनाती थी, स्पर्मेटोगोनिया बनाती थी। ऐसे यहाँ जो oogoनियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई oogoनियम, ये क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। जो प्राइमरी oocyte होता है ये लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, एक इसके सराउंडिंग में एक ग्रैन्युलोसा सेल पाई जाती है, जो प्राइमरी oocyte है। ये है प्राइमरी oocyte आपका। ठीक है, इस प्राइमरी oocyte के सराउंडेड क्या होती है, ग्रैन्युलोसा सेल होती है, जो क्या बनाती है, जो प्राइमरी फॉलिकल को बनाती है। ठीक है, जो क्या बनाती है, प्राइमरी फॉलिकल को बनाती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अभी हम आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर।
इससे हम समझते हैं oogenesis और फॉलिकल क्या होते हैं। ठीक है, इस इमेज को अगर आप समझ गए तो आपको पूरी oogenesis समझ में आ जाएगी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस इमेज में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मेरी हर एक बात को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो, ये है ओवोनियम। किससे बना था? ओवरी के अंदर जो जर्म सेल पाई जाती थी उसमें प्राइमरी जर्म सेल थी, उससे ये ओवोनियम बना था। याद रखा। अब ये ओवोनियम जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन से बना होता है और जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो कॉपी वाला डिवीजन होता है, मतलब कि जो सेल था उसी की कॉपी करके नीचे बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद क्या बनाता है? ये प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी oocyte बनाता है। जो ये प्राइमरी oocyte बनाता है वो प्रोफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ आता है? प्रोफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज में आता है और क्या होता है? ये वहां जाके अरेस्ट हो जाता है। ये सब हो रहा है जब आपका चाइल्डहुड चल रहा है। जब क्या हो रही है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है, जब ओवरी इनएक्टिव है, तब की बात हो रही है। ठीक है, तब क्या होता है? जो ओवोनियम है वो बन के प्राइमरी oocyte बन के प्रोफेज 1 की जाइगोटीन अवस्था में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आराम करता है। ठीक है, इसको खाना पीना कहाँ से मिलता है? अरे आराम कर रहा है तो इसको जिंदा भी तो बचाना है। क्यों बचाना है इसको जिंदा? क्योंकि ताकि ये बाद में फर्टिलाइजेशन कर सके या फिर बाद में क्या कर सके? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आगे बढ़ा सके, इसलिए इसको बचाना होता है। तो इसको बचाने के लिए क्या आता है? इसके बाहर से एक ग्रैन्युलेसा सेल लगी होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, एक ग्रैन्युलेसा सेल होती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये प्राइमरी oocyte था, इसके सराउंडेड क्या थी? ग्रैन्युलेसा सेल थी। ये ग्रैन्युलेसा सेल बनाती है प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या बनाती है? प्रीमोडियल फॉलिकल। इसको प्राइमरी फॉलिकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। ये भी प्राइमरी फॉलिकल है, ये भी प्राइमरी फॉलिकल है, ये भी प्राइमरी फॉलिकल है, बट ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अच्छा, मतलब क्या है प्राइमरी फॉलिकल का? जो प्राइमरी oocyte है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है प्राइमरी फॉलिकल, तभी ये फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। ये अगर ये फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या होता? ये प्राइमरी फॉलिकल अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो प्राइमरी oocyte बच पाता क्या? ये इतनी लंबी प्रोसेस करने के लिए बच पाता? नहीं बच पाता। तो इसको क्या करना पड़ा? प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट करना पड़ा। अभी प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना। क्यों बना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। किसको? प्राइमरी oocyte को प्रोवाइड करने के लिए। कब तक? जब तक चाइल्डहुड खत्म नहीं हो जाता, जब तक प्यूबरिटी स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अभी आप कहाँ पर तक समझिए? यहाँ पर तक। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होने लग गया है? ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदलने लग गया है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल है और ये सेकेंडरी फॉलिकल है? तो जो प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में एक कैविटी बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एंट्रम कहा जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पर? जो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर स्टॉप करो इस चीज को और यहाँ पर आ जाओ। अब जो है आपकी प्यूबरिटी आ चुकी है। ठीक है, मीनापॉज स्टेज आ चुकी है, चाइल्डहुड खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो प्राइमरी oocyte था अब यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte था यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल ने इसको खाना पीना सब कुछ दे दिया है, इसका काम खत्म। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या होता है? प्राइमरी oocyte यहाँ पर आ चुका है प्यूबरिटी में। अब ये एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन डिवीजन हो जाता है और इससे क्या बनते हैं? टू सेल बनते हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब एक चीज नोट कर लो बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte होता है इसी को ओवम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को ओवम भी कहते हैं, इसी को ही एग भी कहते हैं। ठीक है, यही सब चीज में काम आता है। जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन, उसमें ये सेकेंडरी oocyte ही होता है वो एग। ठीक है, कैसे?
अभी यहाँ पर देखो, जब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये हैप्लॉइड हो गई, ये पोलर बॉडीज बन गई। ये पोलर बॉडीज बनती भी जाती है और डीजनरेट होने लग जाती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलता, याद सुनिए बात को, जब सेकेंडरी इस oocyte को क्या नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलता, तो ये क्या बना देते, ये क्या कर देते हैं, ओवुलेशन हो जाता है। जो एग है वो बाहर आ जाता है, ओवम फॉलिकल ट्यूब में आ जाता है, और क्या होने लग जाती है, मीनापॉज स्टेज आ जाती है, मैंचुरेशन स्टेज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो मैच्योर फॉलिकल है इसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैच्योर जो फॉलिकल है इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल में जो ये एग प्रेजेंट है ना, ये एग क्या करता है, ये बाहर आ जाता है और ओवुलेशन कर लेता है, और जो बचा हुआ जो एरिया है इसको कार्पस लुटियम कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर समझा रही हूँ मैं, जो बचा हुआ एरिया है इसको क्या कहा जाता है, कार्पस लुटियम कहा जाता है। इसका क्या काम होता है, जितने भी हार्मोन होते हैं आपने पढ़े है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब क्या करता है, कार्पस लुटियम सिक्रीट करता है। इसको हम मैच्योरेशन साइकिल में पढ़ेंगे अलग से। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, अगर इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल गया तो क्या करने लग जाता है, फर्टिलाइजेशन करने लग जाता है और जाइगोट बना देता है। अब जो पोलर बॉडीज होती है, फर्स्ट पोलर बॉडीज, सेकेंड पोलर बॉडीज, ये बनती जाती हैं और डीजनरेट होने लग जाती है। बनती जाती है फिर डीजनरेट हो जाती है, बनती जाती है फिर डीजनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो ये एक्टिव रहती, ये डिजनरेट नहीं होती, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म है तो ये डिजनरेट हो जाती है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, हम पढ़ रहे थे ग्रोथ फेज। अब देखो ग्रोथ फेज में हुआ क्या। ठीक है, ग्रोथ फेज में हुआ क्या, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या कर लेता है, यहाँ पर oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाता है, लेकिन इसके बीच में बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं आगे। जो चेंजेस आए, ठीक है, जो चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए थे देखो, oogonia से प्राइमरी oocyte जब बना तो क्या क्या चेंजेस आए थे, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियर मटेरियल था इसमें इंक्रीज हुआ। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, इसमें साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस में कुछ ग्रोथ हुई थी। वेटिलोजेनेसिस, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ oocytes। ठीक है, ये एक अलग सा टॉपिक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। वहाँ आपको याद होगा वहाँ हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जो न्यूक्लियस था वो क्या होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता था साइज में, लेकिन यहाँ बड़ा होने लग जा रहा है साइज में। तभी तो हम कहते हैं जो ओवम होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म, कहते हैं ना। इसीलिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए और डीएनए जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं वो दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। स्पर्म में रहते थे, मैंने आपको बताया था, मेन पॉइंट करके बताया था इस चीज को, नहीं रहते थे, इसमें सिर्फ डीएनए डीएनए ही रहता था। इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। ठीक है, अक्यूमुलेशन मतलब होता है संचय। संचय होता है किसका, न्यूक्लियर सैप का होता है संचय, इसका होता है न्यूक्लियर सैप। अच्छा, न्यूक्लियर सैप क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियर का साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है न्यूक्लियर सैप, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो, द लार्ज साइज न्यूक्लियर ब्लॉटेड विथ फ्लूइड, जो लार्ज साइज का न्यूक्लियर भरा होता है फ्लूइड से, जिसको जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, जिसको जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। अब जो जर्मिनल वेसिकल होता है इसको oocyte भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ oocyte क्या कहते हैं, याद रखिए सारी पॉइंट्स को आपको याद रखनी है। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस ऑफ oocyte कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ही दिया गया है, इसको आप इस तरीके से समझें, जो न्यूक्लियस है ये एंटर करता है प्रोफेज 1 में। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रही हूँ, जो अभी समझा चुकी हूँ उसी को दोबारा से समझा रही हूँ थ्योरी के रूप में, ध्यान से देखो। जो न्यूक्लियस है वो एंटर करता है प्रोफेज 1 में, कि जाइगोटीन स्टेज में, जहाँ जाके ये अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ जाके अरेस्ट हो जाता है। न्यूक्लियस एंटर करा प्रोफेज 1 में, फिर जाइगोटीन अवस्था में, और यहाँ जाके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आराम करता है यहाँ पे। कौन इसको खाना पीना देता है, प्राइमरी फॉलिकल देते हैं। अब देखो ग्रोथ ऑफ
सब्सटेंस, जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होती है उससे कैसे ग्रो होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पहले तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब साइटोप्लाज्म अपनी क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाता है बच्चों, तब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स में इवोल्यूशन आ जाता है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, नंबर में इंक्रीज होने लग जाते हैं। राइबोसोम क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉरिशमेंट हो जाता है, न्यूमेरस हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ क्यों, क्योंकि यॉर्क फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, यॉर्क फॉर्मेशन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता पड़ती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बच्चों, इसमें ये नंबर में इंक्रीज होने लग जाते हैं और एक्ट करते हैं स्टोरेज के रूप में। आरएनए का स्टोरेज करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, किसका स्टोरेज करता है साइटोप्लाज्म में, आरएनए का स्टोरेज करते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और जो ये होता है ना आपका एनुलेट लैमिलिया, इसको क्या कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका है एनुलेटेड लैमिलिया, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स भी इसको कहा जाता है। अब आता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है। ये गोल्जी बॉडीज होती है, ये क्या करती है, एक मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है और एक स्पेरिकल बॉडीज के अराउंड, इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। अब है विटेलोजेनेसिस, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें यॉर्क का क्या होता है, संचय हो जाता है, ठीक है, कहाँ पर, ऊप्लाज्म में, ठीक है, ऊप्लाज्म में एक्यूमुलेशन होता है यॉर्क का, एक्यूमुलेशन मतलब संचय। ऊप्लाज्म में क्या होता है, बोलेंगे हम, ऊप्लाज्म में क्या होता है, ओवम के अंदर जो यॉर्क प्रेजेंट होता है ना, उसको ऊप्लाज्म कहते हैं। जो ओवम होता है इसमें यॉर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऊप्लाज्म इज द यॉर्क ऑफ ओवम, जो ओवम के अंदर यॉर्क होता है ना, ये एक ओवम है, इसके अंदर बहुत सारा यॉर्क है, इसी को कहा जाता है ऊप्लाज्म। अब जो ये यॉर्क होता है वो क्यों होता है, ये रिजर्व फूड होता है किसका, oocyte का, ठीक है, oocyte प्राइमरी oocyte जो बना था ना ओगोनियम से, उसका क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। ये क्या कंसिस्ट करा रहता है, ये प्रोटीन, न्यूट्रल फैट कंसिस्ट कराता है, फॉस्फोलिपिड्स को कंटेन कराता है और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करा देता है। अब क्या होता है, जब ये यॉर्क डिपॉजिट हो जाता है ऊप्लाज्म में, तो इसको यॉर्क प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये यॉर्क प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनसे जो होते हैं टू टाइप्स के यॉर्क बनाते हैं, जिसको फॉस्फेटीन कहा जाता है, जो क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होता है, ठीक है, फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन जो किसके बने होते हैं, फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। अब जो लाइपोविटेलिन होता है, ये क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से बने यॉर्क होते हैं, ठीक है, जो सिंथेसाइज करता है एग को, ठीक है। जो फॉस्फोरिलेटेड होता है, वो एक एंजाइम होता है जिसको प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से, ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को यॉर्क न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, ठीक है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, यॉर्क न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ oocyte। इसमें जो होता है, जो oocyte होता है ना, जो प्राइमरी oocyte बनाता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। जो एनिमल होते हैं इसमें वेस्टर्न पोल से होते हैं, बायपोलर होता है, जो बायपोलर, इसमें क्या होता है, दो पोलर एक्सिस होते हैं, वहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब इसमें दूसरा होता है बायलैटरल, बायलैटरल मतलब डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में क्या होता है, oocyte का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस बताई गई है, जो आपको थ्योरी पढ़ाई है वो यहाँ पर है, ठीक है, oocyte कैसे ग्रो कर रहा है। अब आगे देखते हैं जो मैच्योरेशन फेज आता है। जो प्राइमरी oocyte था, इसमें क्या करा, टू मैच्योरेशन डिवीजन हुए थे,
याद है आपको, टू मैचुरेशन हुई थी जिसे सेकेंडरी oocyte बना था। ठीक है, ये दो हैप्लॉइड बॉडीज बनाता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो टू हैप्लॉइड बॉडी होते हैं। ठीक है, और इस जो होते हैं होमोलोगस पेयर होते हैं, कंटेन्स ओनली वन नंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर, और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म द सेल आर अनइक्वल, जो सेल होती है अनइक्वल, मैंने बताया था आपको दो सेल फॉर्म होती है, वो अनइक्वल हो जाती है, एक पोलर बॉडीज कहलाती है और दूसरी सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाती है। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। जो पोलर बॉडीज होती है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसमें सब कुछ होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है बहुत सारा सेकेंडरी उस साइड में, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता न्यूक्लियस, इसमें से साइटोप्लाज्म होता है, इसकी वजह से डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, आगे आप देखो यहाँ इस ये डायग्राम को समझ जाओ। ठीक है, एक आपने वाला डायग्राम समझ लिया, एक वाला डायग्राम, ये ओवरी का डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी है यहाँ पर, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी वॉल है, यहाँ पर क्या आपका ओवरी वॉल है, यहाँ पर क्या है आपके जर्मिनल एपिथेलियम है। इस जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनी, प्राइमरी जर्म सेल बनी। इस प्राइमरी जो जर्म सेल थी वो डिप्लॉइड थी, जर्मिनल एपिथेलियम डिप्लॉइड है, इससे प्राइमरी oocyte बना जो कि भी डिप्लॉइड था। इस प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन देने के लिए इसके बाद से एक ग्रैन्युलोसा सेल बनी। इस ग्रैन्युलोसा सेल जब इसके बाद से बनी तो इसको क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल बोला गया। इस प्राइमरी फॉलिकल में इसको पूरी कब तक, जब तक ये अपनी किस में था, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई थी, जब तक ये अपनी चाइल्डहुड स्टेज में था, तब तक इसको क्या किया गया, इसको न्यूट्रिशन दिया, किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में इसको न्यूट्रिशन दिया। उसके बाद प्राइमरी जब तक इसकी प्यूबरिटी आ गई तो उसको क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte मिल गया, इसने मियोसिस बन गया, सेकेंडरी oocyte बना दिया, पोलर बॉडी बना दी। उस प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल बना, उस प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल बना, और उसके बाद क्या बना, इसमें जो ग्रैन्युलोसा जो सेल थी वो ऐसे ही रह गई और कार्पस ल्यूटियम बना, या ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बना, और इस कार्पस ल्यूटियम से क्या बनते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, इससे जो एग था वो बाहर निकला, इसने ओवुलेशन कर दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई। ठीक है, अगर इसको एग मिल गया, यहाँ पर देखो, अगर इसको जो है एग मिल गया तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा और जाइगोट बना देगा, नहीं मिलेगा तो ओवुलेशन कर देगा। पोलर बॉडीज का क्या होगा, पोलर बॉडीज में न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसमें तो ये सारी जितनी भी पोलर बॉडीज बनेंगी डिजेनरेट होती जाएंगी, पोलर बॉडीज बनती जाएंगी और डिजेनरेट होती जाएंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनते जाएंगे, ओवुलेशन होते जाएगा जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte था अंडर वो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में गया, अनइक्वल साइटोप्लाज्म का वो हुआ, लार्ज ओवम बन गया, स्मॉल पोलर बॉडीज बन गई, सारी डिजेनरेट हो गई पोलर बॉडीज, ओवम का आ गया, ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन में काम आ गया। अब समझो डिफरेंशिएशंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और जो oogenesis है इसमें क्या होता है, ओनली वन मैच्योर ओवम प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या होता है, ओनली वन मैच्योर ओवम प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या है, स्पर्म आर प्रोड्यूसिंग मच मोर यूनिट्स, जो स्पर्म होता है ये बहुत ज़्यादा यूनिट्स होकर जो है बाहर निकलता है, इसके पास सब कुछ होता है, फ्लैजिला होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है, लेकिन ओवम और ये मोटाइल भी होता है, बट इसके पास ओवम के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उतना ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। जो स्पर्म होता है वो स्मॉलर होता है, आपको पता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन मटेरियल क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। और जो ओवम है वो लार्जर इन साइज होता है, बड़ा होता है, उसमें हाइड्रोजन मटेरियल, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए सब कुछ प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है,
द प्रोसेस कंप्लीट इनसाइड द टेस्टिस, जितना ये प्रोसेस है, जितना ये बनना है, सब इनसाइड द टेस्टिस होता है। मैच्योर स्पर्म कम आता है, जब मैच्योर स्पर्म बाहर निकलता है, ठीक है, कहाँ, इस ओवम में जाने के लिए, ओवन से ओवरी में जाने के लिए। अब क्या होता है oogenesis में, क्या होता है, आउटसाइड, जो ओसाइड होता है occurs outside the ovary at the time of fertilization during second maturation। इसका जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन, वो सेकेंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद होता है, कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द ओवरी। ओवरी के बाद आपको पता है ना फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, हाँ वही चीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, वरना यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दी है, आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।